अनदर सॉल्यूशन वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं, स्टैक्स और क्यू। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। तो क्या होता है स्टैक, क्या होता है कुछ इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा अरेंज होता है एक के ऊपर एक, जैसे स्टैक ऑफ बुक्स, ठीक है। और क्यू क्या होता है, एक लाइन जैसे आप असेंबली में लगाते थे इस तरीके से, ठीक है। देख लेते हैं ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है स्टैक, मतलब जो सबसे लास्ट में आया है, सबसे लास्ट में कौन सा टॉप एलिमेंट आता है तो वो फर्स्ट आउट, यानी सबसे पहले वही निकलता है। लेकिन क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले निकलेगा भी, ठीक है। ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, पुश यानी कि ऐड द एलिमेंट, पॉप यानी कि रिमूव द एलिमेंट। क्यू में क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, इन क्यू यानी कि एडिंग द एलिमेंट, ठीक है। और डी क्यू मतलब रिमूविंग द एलिमेंट, ठीक हो गया। आगे चलें, एक्सेस क्या क्या है, एक्सेस मतलब किस तरीके से क्यू को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से स्टैक को एक्सेस कर सकते हैं हम। तो अगर हमको स्टैक को एक्सेस करना है तो एलिमेंट जो होते हैं वो टॉप से एक्सेस किए जाते हैं, यानी कि अगर आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट स्टैक्स में है तो आपको सबसे पहले टॉप पे देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट है। टॉप के बाद फिर टॉप हटाओगे तो अगला एलिमेंट, उसके बाद वो हटाओगे तो अगला एलिमेंट, इस तरीके से फ्रॉम द टॉप यू कैन डू एनी ऑपरेशन फॉर इन द स्टैक। क्यू में क्या होता है, फ्रंट फ्रंट होता है, जैसे आप लाइन बनाते हो इस तरीके से, ठीक है। क्यू इज लाइक अ लाइन, जो आप स्कूल के असेंबली लाइन बनाते थे ना, जब आप प्रेयर्स करते थे, तो मान लीजिए सबसे पहला बच्चा यहाँ आया तो वो आके सबसे आगे खड़ा हो गया, फिर दूसरा बच्चा आया वो दूसरे नंबर पे खड़ा हो गया, तीसरा बच्चा आया तीसरे नंबर पे खड़ा हो गया, चौथा बच्चा चौथे नंबर पे खड़ा। अब असेंबली खत्म होती है, सबको अपने अपने क्लासरूम्स में आना है। तो क्यू का फ्रंट क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे, ये क्या है, क्यू का फ्रंट है, राइट। और ये क्यू का रियर है, रेयर पॉइंट, राइट। तो अगर इस बच्चे को जाना है बाहर, क्योंकि ये सबसे पहले आया था, तो अगर क्लासरूम जाना है तो सबसे पहले ये अंदर जाता है क्लासरूम की तरफ, और सबसे लास्ट में रेयर मोस्ट बच्चा अंदर जाता है। तो इस तरीके से क्यू काम करता है हमारा। तो जब भी हमको एलिमेंट एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्यू में फ्रंट से एक्सेस करते हैं उसको, ठीक है। ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्टैक ऑफ प्लेट्स यहाँ पे को लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हो स्टैक ऑफ बुक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, पीपल वेटिंग इन अ क्यू, या आप कह सकते हो सिनेमा में जो लाइंस लगती है, ठीक है। जैसे आपने टिकट लिया है तो लाइन लगा रखी है आपने, तो आप लाइन से अंदर जाओगे, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले अंदर जाएगा। या फिर लाइन ऑफ स्टूडेंट्स इन आफ्टर असेंबली, तो वो भी क्या कह सकते हैं, क्यू का एग्जांपल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन मतलब स्टैक को इम्प्लीमेंट करो यूजिंग एरे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, पहले भी हमने जब स्टैक्स डिस्कस किए थे, मैंने पहले बता चुका हूँ कि स्टैक्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होते हैं। इन ये खुद की एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती है, ठीक है। ये दूसरों के हेल्प से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। जैसे स्टैक्स को आप किससे, एरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और लिंक लिस्ट से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये बोल रहा है एरे से इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर फॉलोइंग लीफो प्रिंसिपल, ठीक है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे एज वेल एज लिंक लिस्ट। वी कैन यूज टॉप वेरिएबल टू ट्रैक द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट। क्योंकि लास्ट एलिमेंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि सबसे एंड में जो एलिमेंट होगा उसी को टॉप कैटेगरी में, सॉरी उसी को टॉप एलिमेंट यहाँ पे वो कहा जाता है। ऑपरेशंस आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो उसमें, पुश यानी कि एडिंग द एलिमेंट एट द टॉप, पॉप यानी कि रिमूविंग द एलिमेंट अगेन फ्रॉम द टॉप, पीक यानी कि टॉप एलिमेंट को देखना, ठीक है। देखो जैसे आपने स्टैक बनाया ये, ठीक है। आप स्टार्टिंग में टॉप की वैल्यू लेते हो -1, यानी टॉप इज नॉट एग्जिस्टिंग राइट नाउ। आपने पहला एलिमेंट इसमें ऐड किया यहाँ पर, तो टॉप हो जाता है टॉप +1, यानी कि -1 + 1 ये हो चुका है अब 0। तो टॉप डिनोट करता है पहले इंडेक्स की तरफ को, ठीक है।
पहले इंडेक्स की तरफ कोई, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, एक और एलिमेंट ऐड किया तो टॉप की वैल्यू 1 हो जाती है, जैसे यहाँ पे। तो टॉप अब ये आ गया है, यानी कि 1। पहले क्या था, 0। ठीक है, एक और एलिमेंट ऐड किया तो टॉप क्या हो जाएगा आपका, 2। इस तरीके से टॉप पे जो एलिमेंट, अब आप मान लीजिए एक एलिमेंट आपको हटाना है, तो आप जीरो वाले एलिमेंट को नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि ये बॉटम में है, स्टैक से कैसे निकालोगे इसको। ठीक है, तो आप क्या करते हो, टॉप वाले एलिमेंट को पहले हटाते हो। तो टॉप जैसे ही आपने हटाया तो फिर वो -1 हो जाता है। जैसे ऐड करते टाइम हम टॉप +1 कर रहे थे, जब रिमूव कर रहे हैं उसको -1 कर देते हैं। देखिए, जैसे ही हमने ऊपर वाला एलिमेंट हटाया तो टॉप अब घट के कहाँ पे आ गया है, 1 पे आ गया। अगर मैं एक और बार टॉप टॉप एलिमेंट को हटाऊंगा तो अब ये 0 पे आ गया। एक और बार हटाऊंगा तो टॉप अगेन क्या हो जाएगा, -1, यानी कि स्टैक हमारा क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। बात समझ में आई? कोड से इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये कोड जरूर लिखना, आपका नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो stdio.h इंक्लूड कर देना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद एक मैक्रो डिफाइन करो साइज नाम का। ठीक है, इसको आप ग्लोबल वेरिएबल कहते हो, एक्चुअली दिस इज अ मैक्रो। ठीक है, क्या होता है, क्या क्यों होता है ये यहाँ पे कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो एक मैक्रो होता है। ठीक है, और इसका साइज आपने दे दिया 5, यानी कि एक इस तरीके से वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हो चुकी है 5। बेसिक समझो, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। फिर आपने क्या किया, इंट स्टैक साइज, आपने एक एरे बनाया स्टैक नाम। ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ पे को बनाया है, एम्प्टी है अभी। ठीक है, ये तो आपने इसकी कैपेसिटी फिक्स कर दी। जैसे साइज यहाँ पे 5 लिया था तो ऑटोमेटिकली स्टैक का साइज ये 5 ले लेगा, यानी कि 5 एलिमेंट इसमें आप स्टोर करा सकते हो। और एक और एलिमेंट आपने लिया टॉप, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में आपने ली -1। मैंने बताया ना, टॉप -1 कब होता है, जब हमारा स्टैक इज एम्प्टी। जब हमारा स्टैक क्या होता है, एम्प्टी होता है, तब आपका टॉप -1 रहता है। ठीक है, फिर आप जाओगे मेन फंक्शन पे, मेन फंक्शन डिफाइन करोगे, देखोगे तो क्या क्या है, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो आपने सबसे पहले पुश किया है यहाँ पे दो एलिमेंट्स को, पुश 10 पुश 20। तो फिर ये जाएगा कंपाइलर ढूंढेगा पुश कहाँ पर है, पुश यहाँ पर है। पुश नाम का एक फंक्शन बना है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। पुश इंट वैल्यू, आप इसको एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, देखो वैल्यू, अभी स्टार्टिंग में आपने आर्ग्यूमेंट कौन सा पास किया, 10, फिर 20 पास किया। तो पहली बार जब ये फंक्शन कॉल हुआ है तो आपके पास वैल्यू आ रही है 10। हाँ ठीक है, अभी ये वाला पार्ट छोड़ दो। ये क्यों छोड़ दो, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। एल्स पार्ट में क्या है, आप ऐड कर रहे हो एलिमेंट को स्टैक पे। स्टैक पे कैसे, अभी ये इससे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हो एल्स, जैसे लिखा है आपने, एल्स में आप लिख सकते हो टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। ठीक है, ऐसा कर दो। और स्टैक के टॉप पर आप वैल्यू को स्टोर कर दो। ये भी लिख सकते हो आप एल्स वाले ब्लॉक में। ठीक है, अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअल में ये क्या किया है, सबसे पहले +1 कर दिया है किस पे, टॉप पे। सिंपल, जैसे ये लिखा है, ये ये चीज है। इसको अगर मैं सिंगल लाइन में, ये वाले लाइन को टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 अगर मैं सिंगल लाइन में लिखूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस प्लस टॉप। यानी कि सबसे पहले आप क्या करो, ऐड 1 करो, उसके बाद असाइन कर दो टॉप पे। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, इफ एल्स वाले ब्लॉक के, एल्स वाले ब्लॉक में आप लिख सकते हो टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 और स्टैक के टॉप में वैल्यू डाल सकते हो। ये एक्चुअल में हुआ क्या, आपने सबसे पहले देखा कि क्या स्टैक फुल तो नहीं है। कैसे, अगर आप लास्ट एलिमेंट तक पहुंच चुके हो, जो एरे का साइज है वहां तक पहुंच चुके हो, टॉप की वैल्यू एरे के साइज के बराबर हो चुकी है, तो आप और वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते हो। तो आप उसमें प्रिंट करा रहे हो स्टैक इज फुल। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि स्टैक में कोई जगह होगी। ठीक है, अगर स्टैक फुल नहीं है, स्टैक में जगह होगी, तो आप क्या करोगे, टॉप की जो भी वैल्यू है उसको 1 से ऐड करोगे। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में टॉप जो है, सॉरी, स्टैक जो है हमारा एम्प्टी है, तो टॉप की वैल्यू -1 है। तो अगर पहली बार आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो टॉप की वैल्यू +1 ऐड होके कितनी हो जाएगी, 0। तो स्टैक के 0 पे आप वैल्यू एंटर करा दोगे। वैल्यू यहाँ पे वो क्या है, 10। यानी कि स्टैक के 0 इंडेक्स पे आप 20 को स्टोर करा दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 20। और टॉप
चेंज होके 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगला एलिमेंट ऐड करोगे तो अब टॉप की वैल्यू बढ़ के क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ठीक है, अब अगला एलिमेंट अगर आप ऐड करोगे, चेक करेगा साइज क्या स्टैक फुल है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये आएगा एल्स ब्लॉक में, टॉप पे 1 ऐड करेगा। जो टॉप 0 हो चुका है अब ये बढ़ के क्या हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा, इस तरीके से। ठीक है, अभी स्टैक के 1 में 30 अगर आपको ऐड करना है, स्टैक के 1 में क्या ऐड करना है आपको, 30। तो स्टैक के 1 इंडेक्स पे जाएगा और वहां पे 30 ऐड कर देगा और टॉप की अब वैल्यू क्या हो गई है, 1। यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है ये टॉप को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर आप स्टैक को देखो भी इधर ध्यान से, ये देखो, तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो 30 है और वही टॉप रहेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहे हैं स्टैक का टॉप। फिर आता है पॉप। पॉप क्या होता है, आपका वैल्यू डिलीट करने का। ठीक है, इसमें क्या है, अगर टॉप इक्वल टू -1, अगर टॉप की वैल्यू क्या है, -1, यानी कि स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। ये मैंने यहाँ पे को भी बताया था, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे को आप प्रिंट करा देंगे, अगर टॉप की वैल्यू क्या है, -1, तो आप स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट करा दो। अगर ऐसा नहीं है तो टॉप माइनस माइनस कर दो। टॉप माइनस माइनस अगर आप करते हो, टॉप माइनस माइनस एक्चुअली क्या होता है, ये डिनोट करता है टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस। ठीक है, टॉप माइनस माइनस मतलब होता है टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। ठीक है, अगर आप पॉप फंक्शन को कॉल करते हो तो ये टॉप की वैल्यू जो 1 हो चुकी है ये घट के क्या हो जाएगी यहाँ से, 0। राइट, तो अगर आप देखो तो टॉप अब इधर पॉइंट ना करते हुए इस वाले वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, तो ये वाला पार्ट हमारा हट चुका होगा। बात समझ में आई। इस तरीके से पुश और पॉप काम करते हैं। बाकी अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो आप लूप चलाओगे टॉप से कहाँ तक, 0 या 0 से बराबर तक, और आई की वैल्यू माइनस माइनस करते रहोगे और प्रिंट करा देना वैल्यूज को। ठीक है, इससे आपका डिस्प्ले फंक्शन यानी कौन कौन से एलिमेंट्स एक स्टैक के अंदर प्रेजेंट है वो भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपका ये वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आइट्रेशन एंड रिकर्जन। आइट्रेशन क्या होता है, एक्चुअल में आइट्रेशन होता है लूप्स। सरल भाषा में देखो, आइट्रेशन बोलते हैं लूप्स को। जैसे आपका फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारी चीजें आपका आइट्रेशन में आती है। रिकर्जन क्या होता है, जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है उसको फंक्शन बोल देते हैं। देखो यहाँ पे कोई डेफिनेशन दी है, रिपीटेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड यूजिंग लूप्स, फॉर व्हाइल या डू व्हाइल, ये सब क्या है, आइट्रेशन होता है। रिकर्जन क्या है, अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली। अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। मेमोरी की बात करी जाए तो जो आइट्रेशंस होती हैं यानी लूप्स होती हैं वो मेमोरी कम यूज करती हैं, वेयर एज जो रिकर्जन होता है वहाँ पे को मेमोरी जो होता है ज़्यादा यूज हो रहा होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लूप्स इज फास्टर। और रिकर्जन जो होता है बार बार क्या होता है, मेन फंक्शन से बार बार कंट्रोल बाहर जा रहा होता है क्योंकि आप फंक्शंस में काम कर रहे हो। ठीक है, डिटेल वीडियो के लिए हमारा फंक्शंस का वीडियो है। ठीक है, आप कैसे फंक्शंस काम करते हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन बेसिक अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जब भी आप मेन फंक्शन बनाते हो तो एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन में चल रहा होता है। ठीक है, ये मान लो मेन का ब्लॉक है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई फंक्शन कॉल होता है मेन के अंदर से तो ये यहाँ से अपना कंट्रोल छोड़ता है और उस फंक्शन को मेमोरी में ढूंढता है। ठीक है, मान लो फंक्शन है एक्स फंक्शन है, तो ये फंक्शन को ढूंढेगा, इसको पूरा एग्जीक्यूट कराएगा, फिर वापस से कंट्रोल ले जाएगा उसी पॉइंट पे जहाँ पे आपने छोड़ा। मान लो आपने फिर वो फंक्शन कॉल कर दिया तो आपको फिर छोड़ के मेमोरी छोड़ के सॉरी मेन ब्लॉक को छोड़ के मेमोरी में ढूंढना पड़ेगा ये फंक्शन कहाँ बने। तो इसमें क्या होता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो रिकर्जन क्या करता है, इटरेशन के मुकाबले ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो ये स्लो होता है और ये फास्टर होता है। एग्जाम्पल आप कोई भी लूप का एग्जाम्पल दिखा देना है आपको, जैसे सिंटेक्स होता है लूप का वो आप लिख सकते हो, और ये रिकर्जन का कोड हो सकता है। ठीक है, फैक्टोरियल का मैंने जो कल बताया भी है, फैक्ट n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट n-1। ये क्या है, एक रिकर्जन का कोड है। देखो फैक्ट क्या है, यहाँ पे को फैक्टोरियल, अच्छा यहाँ पे को कोड भी हमने बनाए पड़े हैं तो हम लिख के ज्यादा मेहनत नहीं करते। इधर देखो ये क्या है, इटरेशन है, ये वाला पार्ट आइट्रेशन है, यानी कि हम लूप्स लगाएंगे इसमें। मान लो हमको फैक्टोरियल निकालना है n यानी कि 3 का, तो ये 3 आएगा अंदर। फैक्ट स्टार्टिंग में एक फैक्ट नाम का हमने वेरिएबल ले लिया 1, और फिर फॉर लूप लगाया 1 से 3 तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आई
ये जो लिखा है ये क्या है एक्चुअल में, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसको शॉर्ट या शॉर्ट हैंड टेक्निक में हम मल्टीप्लाई इक्वल टू लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसा यहाँ पे को लिखा भी है ये वाला, ये जो लिखा है एक्चुअल में यही चीज लिखी है यहाँ पे भी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना क्या लिख दिया करके। यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, मान लो आया 1, तो स्टार्टिंग में फैक्ट की वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 और ये फैक्टोरियल ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई 2, तो फैक्ट हो चुका है अब, सॉरी, आई आई हो चुका है, आई की वैल्यू अब हो चुकी है 2, तो 2 वन जार 2, तो फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी अब 2। ठीक है, अब फैक्ट की वैल्यू 2 हो चुकी है और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस 3 हो जाएगी, 3 टू जार 6, तो फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे को कैलकुलेट हो जाएगा 6, और यहाँ से हम फैक्टोरियल क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। ठीक है, रिकर्जन में ये चीज काफी सिंपल हो जाती है, आप डायरेक्टली क्या करते हो, आप लिखते हो इसको इंट फैक्ट फैक्टोरियल रिकर्सिव रिकर्सिव वे में इंट एन, यानी कि आपने मान लो 3 पास कर दिया यहाँ पे, अगर ये कंडीशन दे रहे हो, अगर एन की वैल्यू 0 होती है तो रिटर्न करा दो 1। ठीक है, अगर नहीं होती है तो रिटर्न करा दो एन इंटू फैक्टोरियल रिकर्सिव माइनस एन माइनस 1। रिटर्न क्या कराना है, एन इंटू फैक्टोरियल रिकर्सिव एन माइनस 1। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, फैक्टोरियल रिकर्सिव नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, और ये अपने अंदर ही एक और फैक्टोरियल रिकर्सिव नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। राइट, ये क्या कर रहा है, अपने ही नाम के किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, ये कैसे काम करता है इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक आप देख लो, बाकी फैक्टोरियल का कोड मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी है। एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरेज, लिंक लिस्ट क्यों जरूरी है एरे के कंपैरिजन में, या क्या इसके एडवांटेज है। पहला तो साइज, एरे हैव फिक्स साइज बट लिंक लिस्ट ग्रो डायनेमिकली, मतलब लिंक लिस्ट को रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करते हैं, यानी जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है उतनी वो रन टाइम में लेता रहेगा। लेकिन एरेज में ऐसा नहीं होता, जैसे आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा तो वहां पे को फिक्स्ड मेमोरी ब्लॉक उसको एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी मिल जाता है। ठीक है, अब एरेज को जितना भी काम करना है वो उतने ही मेमोरी में करना पड़ेगा, वरना इट थ्रोज एरर। ठीक है, एफिशिएंट टू इंसर्ट और डिलीट द डेटा, क्योंकि आपके पास क्या है लिंक लिस्ट में जितना चाहो उतनी मेमोरी एलोकेटेड होती है, आप उसमें मेलॉक कैलॉक के टाइप के फंक्शंस यूज करते हो, तो जितना चाहो उतनी मेमोरी आपको उसमें मिल जाती है, तो आप इंसर्ट और डिलीट काफी आसानी से कर सकते हो। एफिशिएंट मेमोरी यूज होता है, जैसा कि मैंने बता दिया है, फालतू का स्पेस वेस्ट नहीं होता, क्योंकि मान लो आपने सोचा कि मुझे कुछ बड़े डेटा पे काम करना है और आपने एरे ले लिया 100 साइज का, लेकिन आपके पास डेटा आया 30 का, तो बचा हुआ 70 क्या हो गया, वेस्ट हो गया। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, आप जितना रिक्वायर्ड है उतना मेमोरी लेते रहते हो। ठीक है, तो आपके पास 30 डेटा पे आपने काम किया है, तो 30 डेटा ही वहां पे कोई यूज किया होगा, तो इससे क्या होता है, मेमोरी वेस्टेज बच जाता है। बेटर फॉर स्टैक्स एंड क्यूज, क्योंकि आपको रैंडम कहीं भी डेटा पे मतलब इंसर्ट करना है या फिर किसी भी पोजीशन पे डिलीट करना है, तो वो आसानी से हो जाता है फॉर स्टैक्स एंड क्यूज। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बात की थी ना, स्टैक्स और क्यूज आप एरेज और लिंक लिस्ट दोनों से एग्जीक्यूट करा सकते हो, तो लिंक लिस्ट से वो एग्जीक्यूट कराने काफी आसान हो जाते हैं। अगला है क्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। अच्छा, क्यू जो होता है मैंने पहले भी बता दिया, अभी भी बता देता हूँ। इस तरीके से मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है, हमारी लाइन जिसको आप क्यू बोलते हो स्टाइलिश भाषा में, क्या है ये, क्यू है हमारी। ठीक है, एक बच्चा इसमें आया और सबसे आगे खड़ा हो गया, ये क्या है हमारा फर्स्ट इन आया, मतलब सबसे पहले आया। दूसरा बच्चा आया, इसके पीछे खड़ा हो गया, तीसरा बच्चा आया, इसके पीछे खड़ा हो गया, चौथा, पांचवा और छठा। मान लो 6 बच्चे थे। ठीक है, तो फ्रंट इस क्यू का कहां से है, इस क्यू का फ्रंट होगा इधर से, ये इस क्यू का क्या होगा, फ्रंट। रेयर होगा ये वाला पार्ट, रेयर मतलब पीछे वाला पार्ट, फ्रंट मतलब आगे वाला पार्ट। अच्छा, अब जब आप असेंबली की लाइन में खड़े होते थे तो आपके स्कूल में तो बच्चे आगे से जाना स्टार्ट करते थे, तो क्या होगा,
सबसे आगे वाला जो बच्चा है यानी जो फ्रंट में है, जो सबसे पहले आया था, वही पहले आउट भी जाएगा, यानी कि यही बच्चा पहले निकलेगा, यानी कि यही क्या होगा, हमारा फर्स्ट आउट भी होगा। ठीक है, जो पहले आया है वही पहले जाता भी है। अच्छा, इसको थोड़ा लिंक लिस्ट के तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करें, तो लिंक लिस्ट में ये कैसे काम करता है, देखो। अगर आप ध्यान दो, हम यहाँ पे को फ्रंट और रियर बना रहे हैं बार बार। ठीक है, लिंक लिस्ट के केस से अगर इसको समझने की थोड़ा कोशिश करें हम, तो ये कैसे काम करेगा, देखो। आपने बनाई एक लिंक लिस्ट, यहाँ पे को आपने बनाया एक पॉइंटर बनाया जिसको आप फ्रंट दे दिया इसको नाम। ठीक है, ठीक हो गया। ये फ्रंट क्या कर रहा है, एक नोड है। ठीक है, दूसरी नोड है, तीसरी नोड है, एक लास्ट नोड मान लो। तो ये फ्रंट क्या कर रहा है, इसका एड्रेस 1000, 2000, 3000। ठीक है, इस पे फ्रंट पे क्या स्टोर होगा, पहली नोड का एड्रेस, पहले बच्चे का एड्रेस। इस पे तो खैर इसके बाद वाले का, इस पे इसके बाद वाले का, और इस पे क्या है, इसके पीछे कोई नहीं है तो ये नल। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसमें फ्रंट तो हमारा ये वाली नोड है, ये वाली नोड इसमें फ्रंट का काम कर रही है, और ये वाली नोड हमारी क्या होगी, इसमें रियर का काम करेगी। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई नया डेटा इसमें इंसर्ट कराना है इस क्यू में। ठीक है, इस क्यू में कोई नया डेटा इंसर्ट कराना है, तो आपको वो कहाँ कराना पड़ेगा, रियर में। राइट, अगर आपने स्कूल की लाइन ध्यान दी होगी, ठीक है, तो बच्चे लास्ट में आते थे तो वो पीछे से लगते थे, कोई भी बच्चा लास्ट में आके आगे नहीं लगता। तो इसी तरीके से जो क्यू है, इसमें क्या होगा, अगर कोई नया डेटा आता है तो वो रेयर से ऐड होता है यहाँ से। आपने लिंक लिस्ट जब पढ़ी होगी तो वहां पे को इंसर्ट एट एंड पढ़ा होगा, एक सर्ट एट एंड। राइट, तो यहां पर उस केस को फॉलो किया जाए। आप एक नई नोड बनाओगे, ठीक है, उसमें क्या करोगे, हम डेटा डालोगे जो रखना है, मान लो कुछ भी। ठीक है, और उसके नेक्स्ट पार्ट में रखोगे null। फिर आप क्या करोगे, टेम्प नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लोगे, जो स्टार्टिंग में फ्रंट को पॉइंट कर रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, फिर आप ट्रेवर्स करते हुए जाओगे, अगर टेम्प के नेक्स्ट में या टेम्प के नेक्स्ट में जब तक नल नहीं हो जाता, ऐसा करके देखा होगा ना, नल जब तक नहीं हो जाता आप क्या करोगे, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखते जाते हो। ये आपने लिंक लिस्ट में पढ़ा होगा। राइट, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर को हमको एक एडवांटेज मिल जाता है कि हमारे पास एक रेयर नाम का पॉइंटर यहाँ पे को ऑलरेडी होगा, जो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली रेयर के नेक्स्ट में इस न्यू नोड का एड्रेस डाल दोगे आप। जैसे कि मान लो 4000 है, तो रेयर के नेक्स्ट में आप क्या डाल दोगे, 4000। तो ये रेयर क्या है अभी, ये वाला। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है, ये, इसको हटाओ और इसमें क्या रख दो, 4000। इसमें आपने रख दिया 4000। ठीक है, तो ये पॉइंट करेगा इसकी तरफ, और ये इंसर्ट हो जाएगा लास्ट में। अब इसका फ्लो देखो, फ्रंट से स्टार्ट हुआ इधर, फिर ये इधर, इधर, अब ये पॉइंट कर रहा है इधर, और यहाँ पे लिस्ट एम्प्टी हो रही। तो हमारा एक एलिमेंट लास्ट में ऐड हो गया। इस तरीके से हम एक क्यू में किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं। यहाँ पे को टेम्प की जैसी जरूरत हमको नहीं पड़ती, जैसे हम नॉर्मल लिंक लिस्ट में करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे को रियल नाम का पॉइंटर होता है, फ्रंट नाम का पॉइंटर होता है। ठीक है, अब मान लो आपको इस क्यू से कोई डेटा को डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली अच्छा, डिलीट मतलब क्या होता है, जब आपने क्यू है, इसमें बच्चों का क्यू ही, ठीक है, इससे आपको कोई किसी बच्चे को निकालना है, तो मतलब अगर भेजना है बच्चों को क्लास में, ठीक है, असेंबली की क्यू में, तो आप पहले बच्चे को सबसे पहले भेजते हो। तो यहाँ पर भी वही होगा कि आप जो डेटा डिलीट करोगे क्यू का, तो फ्रंट वाले क्यू उसको डिलीट करोगे। मान लो इस क्यू में आपको कोई डिलीट करना है, तो क्या होगा, डी क्यू लगेगा, तो इस पे डिलीट करेगा पहले पहले नोड को। ठीक है, वो सिंपल होता है, क्या, फ्रंट के नेक्स्ट में क्या करना है आपको, फ्रंट के नेक्स्ट में आप क्या कर दो, उसका नेक्स्ट रख दो। ठीक है, या फिर फ्रंट को, एक सेकंड, सॉरी सॉरी गड़बड़ होगी,
फ्रंट को वैल्यू दे दो फ्रंट के नेक्स्ट की, फ्रंट को वैल्यू दे दो फ्रंट के नेक्स्ट की। इसका मतलब फ्रंट क्या है, ये वाला, इसका नेक्स्ट क्या है, ये। फ्रंट को वैल्यू दे दो फ्रंट का नेक्स्ट, यानी कि इस पे 2000 रख दो, यानी कि कुछ ऐसा कर दो, इस पर आ जाएगा 2000। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली अब इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब हम जब भी ट्रेवर्स करते हैं, हम क्या करते हैं, फ्रंट से रेयर की तरफ को, ये वाला नोड हमारा अब किसी काम का नहीं, तो इसको हम फ्री कर सकते हैं। तो अब जब ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ये पॉइंट आउट करेगा सबसे पहले इधर को, ये इधर को, ये इधर को, तो आप देख रहे हो ये क्या हो गया, स्किप हो गया, ये डिलीट हो गया। इस तरीके से क्यू में काम होता है। इसका कोड भी देख लेते हैं बढ़िया से, देखो, इसको हटा दो, फर्स्ट इन फ्रंट और रेयर, ये चीजें तो आप समझ गए होगे अब। ठीक है, कैसे लिंक लिस्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी देख लिया आपने, इसका कोड भी अब आप देख लो। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रक्ट नोड नाम का अपने अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाओगे, जिसमें डेटा और नेक्स्ट पार्ट स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक स्ट्रक्ट नोड फ्रंट बनाया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और एक और बनाया, उसको नल, इसको एक स्ट्रक्ट नोड रेयर भी बनाया, ये वाला। ठीक है, ये वाला, अरे भाई चल जा, ये वाला। ठीक है, अब दोनों को स्टार्टिंग में क्या दे दिया, नल वैल्यू दे दी। देखो मैं समझाता हूँ। स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं कि हमारे क्यू पे कोई डेटा नहीं है, तो हमने क्या किया, दो डब्बे बनाए, इसको नाम दिया फ्रंट, एक और डब्बा बनाया, इसको नाम दिया रेयर। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें भी नल है, इसमें भी नल है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन आया एनक्यू, एनक्यू यानी कि हमको वैल्यू इंसर्ट करानी है। ठीक है, इसमें एक फंक्शन, इसमें एक सेंटेंस लिखा है अगेन, मेलॉक, मेमोरी एलोकेट करो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जितना स्ट्रक्ट नोड का साइज है उतनी, और उसको टाइप कास्ट कर दो स्ट्रक्ट नोड के पॉइंटर फॉर्मेट में, और उसको असाइन कर दो न्यू नोड। ये हमने क्या किया, एक्चुअल में एक न्यू नोड क्रिएट कर दी। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो, वो उसके डेटा पार्ट में, मान लो 10 आपको इंसर्ट करना है, तो इसके डेटा पार्ट में आ जाएगा 10, और नेक्स्ट पार्ट में क्या इंसर्ट कर रहे हो, नल। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब भी आप क्यू में डेटा इंसर्ट करोगे तो लास्ट से करोगे, और लिंक लिस्ट के किसी भी लास्ट नोड का, लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमेशा क्या होता है, नल ही होता है। ठीक है, ये कब का, ये स्टार्टिंग में आपने एक नोड बना दी, न्यू नोड। ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या रेयर इक्वल टू नल है। रेयर इक्वल टू नल कब होगा, देखो, रेयर हमारा तभी नल होगा जब हमारा क्यू जो होगा वो खाली होगा। जब हमारा क्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा, तभी रेयर की वैल्यू नल होगी। देखो, इस केस में अभी रेयर की वैल्यू नल है, तो यानी कि हमारा क्यू क्या है, पूरी तरीके से अभी खाली है, यहाँ पे कोई क्यू नहीं बनाया मैंने, तभी तो रेयर की वैल्यू क्या है, नल है। इसका मतलब क्यू क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन दी मैंने, अगर रेयर की वैल्यू इक्वल टू नल है, तो फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि जो आपने नई नोड बनाई है, ये मान लो नई नोड बनाई थी आपने, इसके डेटा पार्ट में आपने 10 रखा था, और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपने नल रखा था, ये आपकी न्यू नोड थी। इसका एड्रेस मानो 111, ठीक है, 111 इसका मेमोरी का एड्रेस है। तो आपने क्या किया, अगर क्यू एम्प्टी है, आपने चेक किया, अगर रेयर की वैल्यू इक्वल टू नल है, तो फ्रंट और रेयर दोनों को न्यू नोड का एड्रेस दे दो, फ्रंट और रेयर दोनों को क्या दे दो, न्यू नोड का एड्रेस। अब ये भी इसको पॉइंट कर रहा, और ये भी इसको पॉइंट कर रहा, तो आपकी क्यू में एक डेटा आ चुका है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो ये पहले से क्रिएटेड है, ठीक है, अब अगर इसको कॉल कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये एल्स केस को एग्जीक्यूट करेगा। अब क्या है, रेयर इक्वल टू नल नहीं है, अब इस केस में रेयर की वैल्यू नल नहीं है, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स क्या करेगा, रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड इंसर्ट कर देगा, जैसा कि मैंने बताया, रेयर के नेक्स्ट में। ठीक है, जैसे मान लो अब आपको इंसर्ट करना है, आपने बनाया एक न्यू नोड। ठीक है, ये वाला पूरा नाम न्यू नहीं रहा, ये तो पुराना हो गया। मान लो अब नया नोड आप बना रहे हो, तो ये क्या करेगा, 20, इसका मेमोरी एड्रेस आपने मान लिया 1000 है। ठीक है, अब आपने नया नोड बनाया है, तो इसका
ऑब्वियसली नल ही होगा नेक्स्ट पे। ठीक है, आपने क्या किया एल्स में, रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया। रेयर का नेक्स्ट मतलब क्या है, रेयर ये है, ये क्या है मतलब ये वाला नोड 111 वाला, इसके नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। न्यू नोड का एड्रेस क्या है सर, कर दो ऐसा, क्या होगा देखो, न्यू नोड में इसके नेक्स्ट में आपने डाल दिया 1000। अब ये जो पॉइंट है ये किसकी तरफ को पॉइंट कर रहा, इसकी तरफ को पॉइंट कर रहा, यानी कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो कैसी बन चुकी है, फ्रंट पे जाओगे, फ्रंट पे मिलेगा ये नोड, ये पॉइंट कर रहा है इस नोड की तरफ, तो एक नोड लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन अब रेयर नोड ये नहीं रही, रेयर क्या थी, पीछे वाली नोड, तो आपको इसको भी, रेयर को भी न्यू नोड का नेक्स्ट की सॉरी न्यू नोड के एड्रेस की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा रेयर इक्वल टू न्यू नोड। रेयर इक्वल टू न्यू नोड में क्या होगा, जो ये रेयर नाम का पॉइंटर है इसमें न्यू नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ताकि ये क्या हो, इधर ना पॉइंट करते हुए आपके लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा हूँ। अब आपको मान लो अगला नोड जब इंसर्ट करना होगा तो डायरेक्टली आप रेयर के नेक्स्ट में एक नोड, रेयर के नेक्स्ट का एड्रेस डाल के, रेयर के नेक्स्ट में सॉरी अगले नोड का एड्रेस डाल के आप इसमें इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, ये तो इंसर्शन का केस हो गया। डी क्यू, डी क्यू क्या होता है, डिलीशन फ्रॉम द क्यू। अगर फ्रंट इक्वल टू नल है, मैंने दिखाया फ्रंट कब नल था, जब क्यू की वैल्यू एम्प्टी थी। ठीक है, क्यू क्या, जब हमारा पूरा खाली था तभी फ्रंट नल था। ठीक है, तो अगर इसमें कंडीशन दे रही कि इफ फ्रंट इक्वल टू नल है तो ये चेक करेगा और प्रिंट कर देगा क्यू इज एम्प्टी, यानी कि क्यू आपका एम्प्टी है। एल्स में क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड, एक टेम्प नाम का नोड बनाया और आपने फ्रंट का एड्रेस उसमें डाल दिया। ठीक है, फिर फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट डाल के टेम्प को फ्री कर दिया। क्या किया है देखो, फ्रंट नोड इस टाइम क्या है, ये वाली। ठीक है, क्यू में स्टार्टिंग से ही डिलीशन होता है, मैंने बता चुका हूँ। तो आप क्या करोगे, एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर बनाया, उसमें आपने क्या डाला, फ्रंट की वैल्यू। दूसरा सेंटेंस यही तो था, टेम्प में क्या करा देखो, टेम्प टेम्प में आपने क्या स्टोर करा दिया, फ्रंट को, तो टेम्प में स्टोर हो गया आपका फ्रंट। अब ये भी इधर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है, फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट डाल दो, फ्रंट ये रहा, और फ्रंट का नेक्स्ट बोले तो ये, फ्रंट में क्या आ जाएगा, फ्रंट का नेक्स्ट, यानी कि ये हो जाएगा 1000। ठीक है, और अब जो ये पॉइंट कर रहा है इधर को, ये अब पॉइंट करने लगेगा इस वाली नोड को। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अगली लाइन में फ्री टेम्प, फ्री टेम्प मतलब इस वाले नोड को फ्री कर दो, टेम्प नाम का मेमोरी को इरेज कर दो। तो आपने देखा स्टार्टिंग में जो पॉइंटर था यहाँ पे वाला, वो अब डिलीट हो चुका है, सॉरी स्टार्टिंग में जो नोड था वो डिलीट हो चुका है। अब आपका क्यू इस तरीके का बन गया डायरेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई। डिस्प्ले इज फॉर, अभी तो हमको एग्जीक्यूट करना था ना, खाली डिस्प्ले की बात तो नहीं है, नहीं इम्प्लीमेंटेशन दिखाना था लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू का, तो वो हम दिखा चुके हैं। डिस्प्ले आप ना भी यूज करो तो चलेगा। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, सिंपल एन क्यू, उसके बाद डी क्यू, और उसके बाद रिटर्न 0, ये आप लिख सकते हो। मेन फंक्शन में क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली एन क्यू को कॉल कर रहे हो और डी क्यू को कॉल कर रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन प्रीफिक्स नोटेशन। आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसको प्रीफिक्स में आपको चेंज करना है। जब आपने सी पढ़ी होगी वहां पे भी एल्गोरिथमिक थिंकिंग इन सी, तो वहां पे भी आपने ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स नाम की चीजें पढ़ी होंगी। तो वहाँ इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। प्रीफिक्स आपको दिया है ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई ई प्लस, इतना कौन पड़ेगा, छोड़ो, कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट। क्या होगा देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप कोशिश करते हो, स्टेप वाइज मैंने लिखा है यहाँ पे, कि आप स्टार्टिंग में एक जो भी ब्रैकेट आपको मिलता है वहां से आप शुरू करते हो। जैसे कि यहाँ पे को पहला ब्रैकेट हमको बी माइनस सी वाला मिला है, हाँ बी माइनस सी वाला मिला है, इसमें मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, तो सबसे पहले आप सी मल्टीप्लाई बाई डी, सी मल्टीप्लाई बाई डी और डिवाइडेड बाई ई इसको सॉल्व करते हो। प्रीफिक्स करना है तो आप क्या करोगे, सारे सिंबल पहले ले आओगे, तो स्टार्टिंग में लेके आओगे तो क्या होगा, सी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई ई, ये क्या बन जाएगा स्टार्टिंग में, सी डी डिवाइडेड बाई ई, इस तरीके से। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे,
ये मल्टीप्लाई, अब क्या हो गया, ये एक ऑपरेंड हो गया, ये एक ऑपरेंड हो गया। अब इस पूरे ऑपरेंड के आगे डिवाइड वाला सिंबल आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये यही हुआ। ठीक है। अब आपके पास क्या है, अगला अगला ब्रैकेट ढूंढो, क्या है, ये वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको क्या सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये जो पावर वाला साइन है ये आगे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते रहो आगे। अब देखो यहाँ पे को क्या हो चुका है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया, ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन पहले आ जाएगा, प्रीफिक्स है तो पहले कर दो, तो ये माइनस साइन आ गया पहले। ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, देखो अगले स्टेप में आप सॉल्व कर रहोगे ये वाले को। ठीक है, ये वाले को। ठीक है। अब ये वाले को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करोगे, आपके पास ये एक ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेंड है। प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो दो ऑपरेंड्स के बीच के ऑपरेटर को आगे करना पड़ता है, तो इन दोनों के बीच में x और पावर z y, इन दोनों के बीच का ऑपरेटर क्या है, प्लस है, इसको आगे कर दोगे। यही यहाँ पे वो किया है, देखो। ठीक है। अगला काम आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे को अगला काम ध्यान से देखो। अब जब आपने माइनस को आगे खसका दिया, तो ये पूरा एक ऑपरेटर है, माइनस बी डिवाइड मल्टीप्लाई सी डी ई, ये पूरा एक ऑपरेटर है, और प्लस से आगे यानी कि ए, ये एक ऑपरेटर है। तो क्या करो, इसको आगे कर दो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली आगे देखो। हाँ, आगे देखो तो क्या होगा इस वाले पार्ट में। अब आपको क्या मिलेगा, ये पूरा एक ऑपरेटर हो चुका है, और प्लस एफ एक ऑपरेटर है, तो ये प्लस भी कहाँ जाएगा, आगे, तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब आपके पास ये एक ऑपरेटर है पूरा, और ये पूरा एक ऑपरेटर है। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये प्लस एम है, ठीक है, ये देखो ना, इस वाले पार्ट में जब आप जाते हो तो ये आपका एक ऑपरेटर हो गया, ये वाला, ये वाला, और ये एक ऑपरेटर हो गया, तो ये आगे आ जाएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद आपका इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको समझ आया होगा। वैसे मैंने स्टेप्स में भी क्लियरली दिखा रखा क्या क्या है, क्योंकि ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स होता है और इतना डिटेल में घुसने के लिए समय है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर 26 मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। पुश एन एलिमेंट इन स्टैक यूजिंग एरे, और उसको प्रिंट भी करना है। ठीक है, आपको स्टैक बनाना है और उसमें एक एलिमेंट को पुश करना है एरे फॉर्मेट में। स्टार्टिंग क्या करोगे, सेम मैक्रो डिफाइन करोगे साइज 5 का, तो एक डब्बा बन जाएगा साइज, इसके अंदर आया 5। फिर आपने एक एरे डिक्लेयर किया इंट साइज, यानी कि एक एरे बनेगा इंट इन टाइप का, जिसका नाम होगा स्टैक, उसका साइज होगा 5। ठीक है, ये आपका एक स्टैक डिक्लेयर हो गया। ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, टॉप, टॉप नाम का वेरिएबल, तो आपने एक टॉप नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया इंट टॉप, और उसको इनिशियलाइज कर दिया -1 से। -1 का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में स्टैक इज एम्प्टी, मैंने बता दिया स्टैक एम्प्टी है, पहले भी डिस्कस कर लिया है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पुश करना है डायरेक्ट केवल, तो आप करोगे सीधा फंक्शन लिखोगे void पुश। ठीक है, void पुश, और जो वैल्यू आपको पुश करनी है वो यहाँ पे को पास कर दोगे, जैसे कि मेन फंक्शन से मैंने पास भी की होगी, देखो 10 20 30, स्टार्टिंग में जब पहली बार कॉल किया है तो क्या लेके आ रहा है ये वैल्यू 10। ठीक है। अब देखो जब आपने लिखा, ये सेंटेंस लिखा होगा ना स्टैक 5, तो मेमोरी में कैसे बना होगा, देखो इस तरीके से, टॉप की वैल्यू स्टार्टिंग में -1 है, देख सकते हो, तो स्टैक अभी खाली है, और इस पे कितने ब्लॉक्स हैं अवेलेबल, 1 2 3 4 5, क्योंकि आपने साइज दिया है स्टार्टिंग में 5। ठीक है। अभी टॉप की वैल्यू 0 है, टॉप कहीं को पॉइंट नहीं कर रहा। अब देखो कंडीशन क्या है, देखो अगेन ये कंडीशन अगर आपको समझ नहीं आती, मैंने पहले भी बता दिया कि आप लिख सकते हो टॉप एल्स के अंदर लिख सकते हो टॉप इज इक्वल टू टॉप +1,
और स्टैक के टॉप में स्पेलिंग्स स्टैक के टॉप में आप वैल्यू एंटर करो। ठीक है, ये एल्स ब्लॉक का कोड है, ये मत लिखना, ये ज्यादा इजी लग रहा है ना। और ये चिन्ह जरूर लगा देना कर्ली ब्रेसेस के। ठीक है, तो टॉप स्टार्टिंग में आप आए, आपने देखा टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन किया, यानी कि ये हो जाएगा जीरो। माइनस वन में वन ऐड करोगे तो जीरो ही तो होगा। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू स्टार्टिंग में होगी जीरो, और स्टैक ऑफ टॉप यानी स्टैक ऑफ जीरो पे आप वैल्यू ऐड करा दोगे 10। अगली बार आओगे तो टॉप की वैल्यू अगेन प्लस वन हो जाएगी। जीरो प्लस वन वन हो गया, यानी स्टैक ऑफ वन में आप अगेन वैल्यू एंटर करा रहे हो 20। फिर अगेन प्लस वन होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2, तो अगेन इसमें आ रहा होगा 30। स्टैक ऑफ थ्री देखो, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सिंग होती है ना एरे की। तो जीरो पे था तो स्टैक ऑफ जीरो पे 10 आ गया, स्टैक ऑफ वन पे 20 आ गया, स्टैक ऑफ टू पे 30 आ गया। अगली बार आएगा तो 40 आ जाएगा स्टैक ऑफ थ्री में, स्टैक ऑफ फोर में आ जाएगा 50। फिर आप अगली बार आओगे इधर, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन करोगे तो स्टैक की टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और 5 नाम का स्टैक में कोई भी जगह नहीं है। उससे पहले अगर आप देखो, इफ में मैंने एक कंडीशन दी है, इफ में एक कंडीशन दी है, अगर टॉप इज इक्वल टू साइज माइनस वन, साइज कितना था आपका 5 माइनस वन इज इक्वल टू 4। अगर टॉप इक्वल टू 4 होता है और उसके बाद यहाँ ये आता है, ठीक है, अगर टॉप की वैल्यू पहले से 4 है, उसके बाद आप वैल्यू कोई पुश कराते हो, जैसे इस कंडीशन में टॉप की वैल्यू 4 हो चुकी है। ठीक है, आपने एक और कमांड दिया, फिर से कहा कि पुश 60 डाल दिया आपने। ठीक है, कॉल कर दिया, इसको कॉल करा, तो ये जाएगा, कॉल करेगा, वैल्यू लेके जाएगा 60, अंदर जाएगा, चेक करेगा। अभी टॉप की वैल्यू क्या है 4, तो चेक करेगा टॉप 4 इक्वल टू 4 हो रहा है, तो ये इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। क्या करेगा, इफ ब्लॉक में जाके प्रिंट करा देगा स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन तब आती है, स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है बेसिकली, स्टैक ओवरफ्लो वो कंडीशन होती है जहां पर स्टैक फुल हो जाता है। स्टैक फुल होना मतलब और एलिमेंट उसमें ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, ये होता है स्टैक का पुश फंक्शन का यूज करना। और उसके बाद आपको डिस्प्ले फंक्शन यूज करना है। कैसे ही करोगे, सबसे पहले आई की वैल्यू जाएगी, ठीक है, लूप चलाना है आपको, ये, ठीक है, लूप चलाना है, फॉर लूप आई, कहाँ से, आई इक्वल टू टॉप से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस माइनस करते हुए परसेंटाइल डी स्टैक ऑफ आई प्रिंट कराना है। कैसे, स्टार्टिंग में रहेगा स्टैक ऑफ टॉप, ठीक है, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है, टॉप यानी कि 4 है, तो 4 स्टैक ऑफ 4 प्रिंट होगा, यानी कि 50 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर आई माइनस माइनस होगा, आई माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो स्टैक ऑफ 3 प्रिंट होगा 40। ऐसे ही माइनस माइनस होगा, 2 हो जाएगा, फिर 30 प्रिंट होगा, फिर माइनस माइनस होगा, 20 प्रिंट हो जाएगा, फिर माइनस माइनस होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, और फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, ऐसे आपको स्टैक का कंटेंट प्रिंट होके भी मिल जाएगा। इसी तरीके से आप लिख लेना, नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। ठीक है, फिर स्टेप्स टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, यहाँ पे वो थियोरेटिकल स्टेप्स मैंने दे दिए हैं। ठीक है, स्कैन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट को ईच कैरेक्टर को स्कैन करो, इफ ऑपरेंड ऐड टू रिजल्ट, अगर ऑपरेंड मिलता है तो रिजल्ट में ऐड कर दो। इफ ऑपरेटर, ठीक है, तो चेक प्रोसीडेंस एंड पुश और पॉप फ्रॉम द स्टैक। क्या होता है बेसिकली, इस तरीके से एक स्टैक बनाओ, और अगर आपको ऑपरेंड मिलता जाता है, जैसे इस तरीके से कोई वो है, आपको उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे ऐसे। ठीक है, अगर आपको ऑपरेंड मिलता है तो रिजल्ट में ऐड कर दो, बोल रहा ए, सॉरी, रिजल्ट में ऐड कर दोगे, जैसे कि आपको मिला ए, ठीक है, फिर आपको मिला ऑपरेटर, तो चेक प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस चेक करो, इसके बाद तो कोई है नहीं, तो ये डायरेक्ट पुश हो जाएगा स्टैक में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो बी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला ऑपरेटर मिल हाँ ऑपरेंड मिल ऑपरेटर मिल गया है माइनस, तो ये जो प्लस है ये पॉप हो जाएगा,
इस तरीके से, और इस माइनस की जगह आ जाएगा, इस प्लस की जगह आ जाएगा यहाँ माइनस। फिर अगला ऑपरेंड आ जाएगा सी, और फिर ये बाहर आ जाएगा पॉप होके स्टैक हो जाएगा एम्प्टी। तो आपका ये जो इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट हो चुका है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये स्टेप्स मैंने लिख दिए। जैसे इसमें और कंडीशंस भी दी है, इफ अगर ब्रैकेट्स हो तो पुश कर दो, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो पॉप कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे को आप ये भी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक अगेन कन्वर्ट ये टू पोस्ट फिक्स है, इसके लिए मैंने टेबल यहाँ पे को बना दी है। समझना है तो क्वेश्चन नंबर 29 कमेंट कर देना, ये भी शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर के फॉर्म में। बाकी मैंने इसमें स्टेप वाइज फॉर्मेट में इसको बता ही रखा है। ठीक है, सिमिलर है जैसे पहले बताया था उसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक प्रिंट यूजिंग एरे। पॉप करना है, ठीक है। आई गेस बता दिया क्या पॉप मैंने, एक सेकेंड। जी हाँ, मैं यहाँ पे को पॉप समझा चुका हूँ ये। ठीक है, तो यही सेम काम आपको करना है यहाँ पे को। क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने ये पूरा पुश और पॉप समझा चुका हूँ, तो अगर आपको देखना है आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ को। सेक्शन सी में क्या है, इंसर्ट एंड डिलीट एन एलिमेंट यूजिंग डब्ली लिंक लिस्ट। डब्ली लिंक लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले वो समझ लो। डब्ली लिंक लिस्ट क्या होती है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे को हर नोड के 3 पार्ट्स होते हैं इस तरीके से। एक नोड बनाना और एक डायग्राम, डायग्रामेटिकली लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। ये यहाँ पे को आप लिख देना प्रीवियस, इस वाले पार्ट में आप लिख लेना नेक्स्ट, और इस वाले पार्ट में लिख लेना डेटा। ठीक है, प्रीवियस क्या करता है, पिछली नोड का एड्रेस स्टोर करता है। नेक्स्ट क्या करता है, अगली नोड का एड्रेस स्टोर करता है। डेटा क्या करता है, आपका डेटा पार्ट को स्टोर करता है, जो आपको वैल्यू रखनी है उसमें। ठीक है, हाँ, इसका एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है कि इसका इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है, क्यों हमको डब्ल्यू लिंक लिस्ट बेटर होती है सिंगली लिंक लिस्ट से, कि सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट में आप एक तरफ से शुरू करोगे तो आगे कोई बढ़ते जाओगे, पीछे नहीं आ सकते। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ऐसा होता है कि आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी आ सकते हो। तो हमने यहाँ पे कोई इंसर्टेड बिगिनिंग और डिलीशन करके दिखाया है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 2 हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। 2 हेडर फाइल्स आप क्या कर लो, इंक्लूड कर लो। उसके बाद स्ट्रक्ट नोड, आप एक डेटा टाइप बनाओ खुद का, जिसमें एक तो इंट डेटा लिखोगे, फिर स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस, ताकि आप ये वाला पार्ट बना सको। ठीक है, और स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, ताकि आप ये वाला पार्ट बना सको। ठीक है, बीच में डेटा है, ये वाला डेटा स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये इसी वजह से बनता है। ठीक है, क्योंकि आपने खुद का एक डेटा टाइप ऐसा बनाया है। स्ट्रक्चर बेसिकली खुद के डेटा टाइप्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्ट नोड एक हेड ले लिया आपने, स्टार्टिंग में उसको वैल्यू दे दी नल। अब आपको बिगिनिंग में एक नोड इंसर्ट करानी है। स्टार्टिंग में आप गए, एक हेड नाम का आपका पॉइंटर है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसके पास क्या है, नल है। तो आपने फंक्शन कॉल किया इंसर्टेड बिगिनिंग, इंट दे दी वैल्यू आपने 10। ने पहली लाइन लिखी वही स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड, न्यू नोड नाम की एक आपने नोड बनाई इस तरीके से, और उसको मेमोरी मेलॉक मतलब मेमोरी एलोकेट करो, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड की टाइप कास्ट कर दो स्ट्रक्ट नोड में, और उसको असाइन कर दो न्यू नोड को। तो ये क्या करेगा, 2 पार्ट बना देगा स्ट्रक्ट नोड, यानी कि एक स्ट्रक्चर बना देगा जो आपने बनाया है ऊपर। यानी कि एक पार्ट में डेटा होगा। ठीक है, अच्छा आपने तो डबल वाला बनाया ना, हाँ, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे। एक पार्ट में डेटा होगा, एक में प्रीवियस होगा, एक में नेक्स्ट होगा। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब न्यू नोड के डेटा पार्ट में आप वैल्यू रख दो, क्या पास करिए यहाँ पे को 10। प्रीवियस पार्ट में असाइन कर दो नल, नेक्स्ट पार्ट में असाइन कर दो हेड में जो वैल्यू है वो। ठीक है, हेड में क्या वैल्यू है, अभी कुछ नहीं, तो हेड में सॉरी क्या है, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। नल असाइन करना है प्रीवियस पार्ट को, और हेड में जो वैल्यू है वो नेक्स्ट पार्ट को असाइन करनी है। हेड में अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे को भी आ जाएगा नल आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका एड्रेस है 1000 मान लो,
तो अब इफ हेड नॉट इक्वल टू नल, अगर हेड नल नहीं है, इस केस में तो हेड अभी नल ही है, ठीक है, इस केस में तो अभी हेड नल है ना, तो स्टार्टिंग में अगर नल नहीं है तो ये केस करना है, ये अभी स्किप करते हैं क्योंकि हेड हमारा नल है। तो ये क्या करेगा, हेड को हेड में न्यू नोड का एड्रेस डाल देगा, यानी कि हेड जो है यहाँ पे को बनाया हुआ हमने, इसमें जाएगा और न्यू नोड का एड्रेस डाल देगा जो ये वाला था, ठीक है सर। तो हेड हमारा पॉइंट करने लगेगा इसकी तरफ को अब, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रीवियस में, हेड के प्रीवियस में यानी इस पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस आ जाता। जैसे कि मान लो अब इस केस में आपने एक न्यू नोड बनाई, ठीक है, इसमें आप 5 इंसर्ट करा रहे हो, नेक्स्ट पार्ट में आपने रखा है, किस तरीके से बन रहा है देखो, स्टार्टिंग में वैल्यू डाली, फिर प्रीवियस पार्ट में आपने डाला नल, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपने डाला हेड में जो वैल्यू थी, हेड में क्या वैल्यू थी 1000, ठीक है, ये वाला। अब हेड अभी तो नल नहीं है, तो ये क्या करेगा, हेड के प्रीवियस में, हेड का प्रीवियस क्या है ये, इसमें आपका न्यू नोड का एड्रेस डाल देगा। जैसे मान लो इसका एड्रेस 2000 है, तो ये जो नल लिखा है ना इसको हटा देगा, इसमें क्या लिख देगा 2000 लिख देगा, ठीक है, और बाहर आके हेड इक्वल टू न्यू नोड कर देगा, यानी कि हेड में न्यू नोड का एड्रेस डाल देगा। इससे क्या होगा, जो ये इधर को पॉइंट कर रहा है, अब ये पॉइंट करने लगेगा इसकी तरफ को, और इसके नेक्स्ट में क्या है 1000, तो ये 1000 किसका एड्रेस है, इसकी तरफ को। अब आप जब इसको ढूंढने जाओगे तो ये कैसे चल रहा होगा, ऐसे, पहले नोड नंबर 1 ये हो जाएगी, नोड नंबर 2 ये हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। डिलीट करना है, अगर डिलीट करने के लिए थोड़ा लंबा प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हेड असाइन करा है, अगर टेम्प नॉट इक्वल टू नल है एंड टेम्प का डेटा की वैल्यू, अच्छा इसमें एक वैल्यू से हम डिलीट कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है देखो। अगर अभी तक हम क्या कर रहे थे, नोड डायरेक्टली हम कॉल करके डिलीट कर दे रहे थे, अब हम चेक करेंगे, मान लो मुझे 10 डिलीट करना है, तो मैं पास करूंगा यहाँ पे 10, तो ये जाएगा एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएगा, उसमें हेड इंसर्ट कर देगा, हेड पे जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे किसने बनाया ये टेम्प, ठीक है, हेड में अभी क्या है 2000, तो ये भी इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होगा, अब इसने एक कंडीशन दी, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प क्या नल है, नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो डेटा है, और एट द सेम टाइम ये डबल एंड ऑपरेटर क्या होता है, ये चेक करता है जब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तभी इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। तो एक तो ट्रू है, ठीक है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, दूसरा टेम्प का डेटा वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है, टेम्प का डेटा, टेम्प टेम्प का डेटा वैल्यू के बराबर नहीं है, वैल्यू क्या है 10, और टेम्प का डेटा इस वक्त क्या है 5, तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट डाल देगा, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट क्या है देखो, टेम्प का नेक्स्ट है अभी 1000, तो टेम्प में इस 1000 की वैल्यू को डाल देगा, तो ये जो टेम्प इधर को पॉइंट कर रहा है, ये इधर को पॉइंट करने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। अब अंदर आएगा, टेम्प क्या इक्वल टू नल है, नहीं है, और टेम्प का डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू है, टेम्प का डेटा क्या है 10, इक्वल टू वैल्यू हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब नीचे जाएगा, अगली कंडीशन को क्या मिलेगी, इफ टेम्प इक्वल टू नल, क्या है नहीं है, फिर जाएगा इफ टेम्प का प्रीवियस इक्वल नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, क्या कह रहा है, टेम्प का प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल है, क्या इसका प्रीवियस नल के बराबर है, नहीं है, तो ये अंदर आएगा, ठीक है। टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट, टेम्प के, देखो टेम्प के ये वाले इसके प्रीवियस जो है वो ये है, और इसका नेक्स्ट क्या है 1000, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का प्रीवियस डाल देगा, ठीक है, टेम्प के प्रीवियस के प्रीवियस यानी कि इसके नेक्स्ट में क्या डाल देगा, टेम्प का प्रीवियस, टेम्प का प्रीवियस क्या है 2000, तो ये खुद ही की तरफ को ही पॉइंट करेगा ऐसे, ठीक है। और इफ टेम्प इक्वल टू हेड है, ठीक है, टेम्प इक्वल टू हेड है, नहीं है,
हाँ सही है, सही है, सही। टेम्प इक्वल टू हेड है, नहीं है, तो ये फ्री करा देगा टेम्प को, आएगा और टेम्प को फ्री करा देगा, यानी कि इस नोड को यहाँ से खाली कर देगा ये। तो ये भी अब इसकी तरफ को पॉइंटिंग कर रही ना, तो ये गया। तो इस तरीके से आपने एक नोड को डिलीट कर दिया डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, सही है। ऐसे डिस्प्ले करने का तरीका आप देख ही सकते हैं, वो पूछा नहीं है उसने। ठीक है, इंसर्ट और डिलीट करने ही बोला था। हाँ, इंसर्ट और डिलीट करना ही बोला था, इतना हमने बता दिया। फिर बाकी मेन फंक्शन जरूर लिखना भूलना मत। मेन फंक्शन में आपने केवल कॉल करे हैं, तो देख लेना पीडीएफ जब शेयर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू पुश एंड पॉप एन एलिमेंट इन स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। पुश और पॉप करना है लिंक लिस्ट से। और जैसे ही आपने लिखा स्ट्रक्ट नोड इन डेटा स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, तो आपने एक डेटा स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें एक डेटा पार्ट है, एक नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा होगा, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। स्टार्टिंग में आपने एक वेरिएबल ले लिया टॉप नाम का, उसको वैल्यू असाइन कर दी null। ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड, यानी कि इस तरीके से एक टॉप नाम का वेरिएबल होगा, उसमें उसमें आपने नल स्टोर कर दिया। देखो क्या कर रहे हैं। फिर जब आपने void पुश फंक्शन देखा, मान लो आपने स्टार्टिंग में इसमें 10 वैल्यू पास करी, तो ये कैसे काम कर रहा है, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मेलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, यानी कि एक डब्बा बना रहे हो आप इस तरीके से। ये इसके डेटा पार्ट में आपने न्यू नोड के डेटा पार्ट में वैल्यू को स्टोर करा दिया। न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में आपने टॉप को इंसर्ट कराया। ध्यान देना, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में टॉप को इंसर्ट कराया। टॉप में क्या है अभी, नल, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। मान लो इसका 1000 है साइज। अब टॉप में आप क्या स्टोर करा रहे हो, न्यू नोड को। ठीक है, टॉप में क्या स्टोर करा रहे हो आप, न्यू नोड को। तो टॉप में नल हट के न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा, यानी ये अब पॉइंट करेगा इसकी तरफ। ठीक है, इस तरीके से कोड काम कर रहा है। मान लो आपको अगला नोड एक और इंस्टॉल सॉरी यहाँ पे को बनाना है, आप एक और बार पुश फंक्शन कॉल कर दिए, तो क्या होगा, फिर से एक डब्बा बनेगा। इसका साइज मान लो, सॉरी इसका मेमोरी में एड्रेस मान लो 2000। ये वाला सेंटेंस जैसे आप लिखोगे तो ये बन जाएगा। इसके डेटा पार्ट में मान लो आपने पास किया सेकंड टाइम जब कॉल किया तो 20, तो इसके डेटा पार्ट में क्या स्टोर हो जाएगी, वैल्यू 20 आ जाएगी। और इसमें इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या जाएगा, जो टॉप में है, यानी कि 1000। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में 1000 है, तो ये भी कहाँ को पॉइंट कर रहा है, इस तरफ को पॉइंट करने लगा। और न्यू नोड में न्यू नोड का एड्रेस आपने किस में डाल दिया, टॉप में। तो न्यू नोड का एड्रेस आपने जैसे ही टॉप में डाला, तो टॉप अब इधर पॉइंट करने लगा, ना कि इधर को। तो आपकी जो लिस्ट होगी, सॉरी अब आपने लिंक लिस्ट के थ्रू जो स्टैक बनाया है, वो कुछ इस तरीके से बना दिया है। टॉप में क्या है, ये वाला, तो फर्स्ट नोड ये हो गई, सेकंड नोड ये हो गई। ठीक है, टॉप हमेशा जो लास्ट में एलिमेंट आया है उसी पे पॉइंट करता रहा। ठीक है, लास्ट में क्या है, 20, तो टॉप भी किसको पॉइंट कर रहा, 20 को। अब आपको पॉप एग्जीक्यूट कराना है। पॉप क्या है, अगर आपने देखा टॉप इक्वल टू नल है, तो स्टैक तो एम्प्टी होगी, पहली कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या किया, एक टेम्प नाम का अगेन एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, इसमें ऐसे टेम्प नाम का, और उसमें स्टोर करा दिया क्या, टॉप को। टॉप क्या है अभी 2000, तो इसमें भी आपने क्या स्टोर करा दिया, 2000। ये भी कहाँ को पॉइंट करने लगा, इधर को। ठीक है, आगे को देखो। टॉप में आपने टॉप का नेक्स्ट डाल दिया, टॉप में इस पे आपने इसका नेक्स्ट डाल दिया, यानी कि 1000। 1000 जैसे ही आपने डाला, थोड़े से डायनेमिक्स चेंज होंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1000। तो जो टॉप इधर पॉइंट कर रहा था, अब ये पॉइंट करने लगेगा इधर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब आप क्या कर दोगे, टेम्प को फ्री कर दोगे, फ्री टेम्प। जैसे ही आपने फ्री टेम्प किया, तो ये क्या कर देगा, इसको इरेज कर देगा। आप देखो टॉप में जो वैल्यू थी वो हो गई डिलीट। इस तरीके से पॉप फंक्शन ने काम किया। ठीक है, अगला है डिस्प्ले। डिस्प्ले तो आप पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछा नहीं है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो ना लिखो।
मेन फंक्शन में अगेन क्या किया आपने, केवल फंक्शंस कॉल किए हैं, ठीक है। मेन फंक्शन जरूर लिख के आना। क्यू, क्यू दिखाना है हमको, एक सिंपल क्यू का प्रोग्राम लिख देना है, फीफो प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी एक्सप्लेन करना है। क्यू इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो डेटा को स्टोर करता है विद द हेल्प ऑफ फीफो प्रिंसिपल। फीफो अगली लाइन में लिखना, फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट। दो लाइन हो गई आपकी। अगला लाइन में लिखना, फर्स्ट एलिमेंट इज एडेड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। जो पहले ऐड किया है वही पहले हटाया भी जाएगा, ठीक है। ये 3 लाइन हो गई आपकी। चौथी लाइन में लिखना, इट यूजेस एनक्यू फंक्शन टू इंसर्ट डेटा। 5वीं लाइन लिख देना, डीक्यू फंक्शन, इट यूजेस डीक्यू फंक्शन फॉर रिमूविंग द डेटा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मैंने इसका एरे से दिखा रखा है, देख ही लो, मैं समझा देता हूँ। आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, मैक्रो डिफाइन कर दिया साइज नाम का 5, यानी कि एक एरे बना लिया आपने इंट क्यू, उसका साइज दे दिया 5, और दो वेरिएबल्स बनाए आपने, ध्यान देना, दो वेरिएबल्स बनाए आपने, एक फ्रंट और इसमें वैल्यू स्टोर करा दी -1, एक रेयर और इसमें भी वैल्यू स्टोर करा दी -1। क्यों, कैसे, देखते रहो। एनक्यू, एनक्यू याद है, एंटरिंग द डेटा, ठीक है। एनक्यू यानी इंसर्ट कराना है, वैल्यू स्टार्टिंग में ले लो 10। इफ रेयर इक्वल टू साइज -1, इफ रेयर, रेयर याद है जब मैंने उसमें बताया था लिंक लिस्ट के थ्रू, तो रेयर क्या था, एंडिंग वाला पार्ट, लास्ट एलिमेंट। अगर लास्ट एलिमेंट आपका क्या है, 4 है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, एरे है ना ये, तो एरे का साइज अगर 5 है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, साइज -1 यानी कि 4। तो अगर रेयर का साइज 4 हो चुका है तो इसका मतलब क्या हो गया है, क्यू हो गया है फुल। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो इफ फ्रंट इक्वल टू -1 है। अगर क्यू का फुल नहीं हुआ है तो एल्स ब्लॉक में क्या करना है, चेक करना है फ्रंट इक्वल टू -1 है, जैसे कि इस कंडीशन में है, तो क्या करो, फ्रंट को 0 कर दो। तो हमने क्या कर दिया, फ्रंट को अपडेट कर दिया, फ्रंट हो चुका है 0। और अब रेयर, इस सेंटेंस की जगह मैं कह रहा हूं ये लिखना, रेयर इक्वल टू रेयर +1, ठीक है। और अगला लाइन लिखना फिर ये जो लिखा है, क्यू के रेयर में आप वैल्यू डाल देना, ठीक है। इस तरीके से आप एंटर करा सकते हो वैल्यू क्यू में, जैसे ये क्यू बनी आपकी, ठीक है। अभी फ्रंट ये 0 1 2 3 4 इंडेक्स है, ठीक है। फ्रंट रहा ये, रेयर भी यही होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने +1 कर दिया, ठीक है। रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 किया तो रेयर की वैल्यू 0 हो गई, स्टार्टिंग में -1 थी, अब 0 हो गई। तो वैल्यू आपने जो 10 पास की थी वो इसके रेयर में आ जाएगी 10। अगली वैल्यू आपने 20 पास की मान लो, ठीक है। तो ये अंदर आएगा, चेक करेगा, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1, अभी 0 है, तो ये क्या कर देगा, रेयर इक्वल टू रेयर +1 करके रेयर की वैल्यू कर देगा 1, तो इधर आ जाएगा रेयर, ठीक है। और इसमें स्टोर करा देगा 20। ऐसे ही 30 आ जाएगा इधर और रेयर आ जाएगा 2। 40 आ जाएगा इधर और रेयर की वैल्यू हो जाएगी 3। 50 आ जाएगा इधर और रेयर की वैल्यू हो चुकी होगी 4, इस तरीके से, ठीक है, ध्यान देना। अब रेयर की वैल्यू 4 हो गई, तो अगली बार अगर आप इसको एनक्यू फंक्शन को कॉल करोगे तो यह इफ में आएगा, चेक करेगा रेयर इक्वल टू साइज -1। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे को, क्यू तो फुल हो गया, जैसे आप 4th इंडेक्स पे पहुंचे क्यू फुल हो गया। तो यही तो हमको कराना था कि क्यू इज फुल प्रिंट करा दो। डी क्यू कैसे काम करेगा, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 है, तो ध्यान दो, फ्रंट इक्वल टू -1 कब था हमारा, जब क्यू हमारा एम्प्टी था। क्यू जब एम्प्टी था तब फ्रंट भी -1 था और रेयर भी -1 था। तो फ्रंट इक्वल टू -1 है, या फ्रंट की वैल्यू बड़ी है रेयर से। ऐसा तो बहुत यूनिक केस में होता है, लेकिन मान के चलो, इफ कंडीशन दे देना, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 या रेयर इज लेस देन फ्रंट, तो आप प्रिंट करा दो क्यू इज एम्प्टी। एल्स डिलीट करना है, जो फ्रंट पे है, जो पहले आया है, उसको क्या कर दो ++, यानी कि फ्रंट जो 0 को पॉइंट कर रहा है
वो पॉइंट कर देगा 1 की तरफ को। तो आपका जो क्यू बचा वो कुछ ऐसा बच गया, क्यू कुछ ऐसा बन चुका है जैसे आपने फ्रंट प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, ये तो आपका पहला एलिमेंट डिलीट हो गया। और जब आप इसको डिस्प्ले करोगे ना तो फ्रंट से रेयर की तरफ को करते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन इक्वल टू रेयर प्लस प्लस करके ऐसे करके इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, फिर है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, ये मैं बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, स्टैक एंड लीफो प्रिंसिपल यूजिंग एल्गोरिदम फॉर पुश एंड पॉप। पुश और पॉप का एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, ये एल्गोरिदम तो दिया है, लेकिन अब मैं प्रेफर करूंगा आप क्या करो कि आप प्रोग्राम भी लिखो। स्टैक के बारे में डिफाइन कर देना और लीफो प्रॉपर्टी डिफाइन कर देना। क्या, स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ लीफो। अगली लाइन लिखना, लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगली लाइन लिखना, द एलिमेंट विच कम्स एट द लास्ट गोज आउट फर्स्ट। ठीक है, अगली लाइन लिखना, इट यूजेस पुश फंक्शन टू इंसर्ट द डेटा। अगली लाइन लिखना है, इट यूजेस पॉप फंक्शन टू रिमूव द डेटा। ऐसे आपके पास 5-6 लाइन हो जाएंगी। ठीक है, फिर एल्गोरिदम फॉर पुश एंड पॉप लिख लेना। चेक इफ स्टैक इज फुल। सबसे पहला काम आप क्या करते हो, जब भी एलिमेंट ऐड करते हो सबसे पहले चेक करते हो क्या स्टैक फुल तो नहीं है। अगर है तो इफ यस, अगला लिखना, इफ यस स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट ये आ जाएगा, इंक्रीमेंट टॉप बाय 1। चौथा पॉइंट आ जाएगा, इंसर्ट द न्यू एलिमेंट एट द टॉप। ठीक है, और पॉप के लिए क्या हो जाएगा, चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी। दूसरा आ जाएगा आपका इफ यस प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो, यानी कि स्टैक में कोई डेटा नहीं है तो डिलीट क्या करोगे। ठीक है, फिर इफ यस ये हो गया। फिर अगला थर्ड पॉइंट आ जाएगा, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप। और चौथा पॉइंट हो जाएगा, डिक्रीज टॉप बाय 1। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो ये ऊपर मैंने प्रोग्राम लिखा है स्टैक का, वो आप जरूर इसमें ऐड कर दो। कहीं तो लिखा है मैंने, ये वाला जो प्रोग्राम मैंने लिखाया था, ये इसमें मैंने पुश करना भी सिखाया है, पॉप करना भी सिखाया है। ठीक है, तो ये आप लिख के आ जाओ उसमें, तो 10 नंबर पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका यूनिट 2 का कंप्लीट सोल्यूशन है 5 और 10 नंबर का। ठीक है, होप आप अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द डीएस एग्जाम।